अपने पे हंसकर जग को हंसाया, बन के तमाशा मेले में आया। हिंदू न मुस्लिम, पूरब न पश्चिम, मजहब है अपना हंसना हंसाना। मैं यही चाहता हूँ किसी को अगर थोड़ी सी खुशी बांट पाऊँ। मैं समझता हूँ एक कलाकार के नाते मैंने अपना ऋण चुका दिया। ये आवाज है उस शख्स की जिसे भारतीय फिल्म इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा शोमैन कहा जाता है। राज कपूर बहुत से लोगों के लिए बहुत सी चीज थे। निर्माता, निर्देशक, अभिनेता, संपादक, संगीतकार, कहानीकार, भारतीय फिल्म उद्योग की फर्स्ट फैमिली के कर्ता, प्रेमी, समाजवादी, आइडियलिस्ट और न जाने क्या क्या। राज कपूर के बारे में एक कहानी कई बार सुनाई जाती है कि जब नेहरू रूस गए तो सरकारी भोज के दौरान नेहरू के बाद वहां के प्रधानमंत्री निकोलाई बोल्गेनिन के बोलने की बारी आई तो उन्होंने अपने मंत्रियों के साथ आवारा हूं गाकर उन्हें चकित कर दिया। 1996 में जब राज कपूर के बेटे रणधीर कपूर और बेटी ऋतु नंदा चीन गए तो उन्हें देखते ही चीनी आवारा हूं गुनगुनाने लगे। उन्हें यह नहीं पता था कि वो कौन थे, लेकिन वो ये गीत गाकर राज कपूर और भारत का सम्मान कर रहे थे। कहा तो ये भी जाता है कि आवारा माओ से तुंग की पसंदीदा फिल्म थी। आखिर क्या वजह थी राज कपूर के रूस, चीन, तुर्की और अफ्रीका में इतने लोकप्रिय होने की? राज कपूर ने खुद एक बार बीबीसी को बताया। ये सन 54 का किस्सा है, जबकि पहली मर्तबा हम एक डेलीगेशन में रूस गए थे अपनी तस्वीरें लेके। मैंने हाल ही में एक तस्वीर बनाई थी, आवारा जिसका नाम था। इस तस्वीर से वहाँ हमारा लोगों से परिचय हुआ। वो थोड़ा बहुत हिंदुस्तान को जानते थे, हिंदुस्तान के लोगों को जानते थे, लेकिन हिंदुस्तानी तस्वीरों के जरिए वो कुछ और करीब हिंदुस्तान के आए। तो तब वहाँ उन्होंने एक आवारा देखा। शक्ल सूरत उसकी कुछ राज कपूर जैसी थी, लेकिन दिल उसका आवाम का था, उस हिंदुस्तान के नौजवान का था जो आज तक उसी प्यार से। दरअसल उन्होंने राज कपूर को नहीं अपनाया, उस हिंदुस्तान के नौजवान को अपनाया था, जिसका दिल बार बार यही कहता था, आबाद नहीं बर्बाद सही, गाता हूँ खुशी के गीत मगर, अनजान नगर सुनसान डगर का प्यारा हूँ। कपूर की परवरिश और उन्हें राज कपूर बनाने में उनके पिता पृथ्वीराज कपूर का बहुत बड़ा हाथ। उन्होंने राज कपूर के कहने पर कि उन्हें फिल्मों में काम करना है, उन्हें ₹1 महीने की नौकरी दी थी और उनका काम था स्टूडियो में झाड़ू लगाना। राज कपूर की बेटी ऋतु नंदा बताती है। मैं समझती हूँ कि मेरे दादा का पापा के नेचर पे और अपब्रिंगिंग में एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था। जब वो 2 साल के थे, कहीं पिकनिक पे गए थे और वहाँ एक छोटा सा लेक था और पापा को स्विम करना नहीं आता था, पर दादाजी ने पापा को लेकर लेक में फेंक दिया। तो माँ रोने लगी, चिल्लाने लगी कि क्या कर रहे हैं आप, मेरा बच्चा तो डूब जाएगा एंड ऑल। तो दादाजी ने उन्हें पकड़ा, कहा रहने दो, तुम ठहरो, जब देखो तो सी ऐसे ही वो तैरने सीखेगा। जिंदगी ही ऐसी है, उसे अकेला छोड़ोगे तो अपने आप वो सर्वाइव करने सीखेगा। एक और भी इंसिडेंस है कि एक बार जब पापा थोड़े बड़े थे, स्कूल में जाते थे, बम्बई में बहुत ज़बरदस्त बारिश हो रही थी। पापा पर ट्रैम से जाते थे स्कूल, पर जब इतनी बारिश हो रही थी तो उनने अपनी माँ को कहा कि माँ आज मुझे गाड़ी छोड़ दे। तो माँ ने कहा हाँ हाँ, पर ठहरो, मैं आपके पिताजी से पूछती हूँ। और जब वो दादाजी के पास गई तो दादाजी ने कहा नहीं। पापा सब दरवाजे के पीछे से सुन रहे थे। अब दादाजी ने कहा कि ज़िंदगी इसी एक्सपीरियंस की बनी होती है। वो जाएगा, भीगेगा, पानी में पडल्स होंगे, उसको हाथ पाँव मारेगा और ट्रैम में जाएगा, लोग ऐसे। तो ये जो एक्सपीरियंस उसे मिलेगा वो ज़िंदगी भर उसे याद रहेगी और कहीं ना कहीं ये एक्सपीरियंस वो इस्तेमाल करेगा। तो रहने दो, जाने दो। पापा ये सुन रहे थे तो वो आए सामने और बोला हाँ माँ, पापा ठीक कहते हैं, मैं ट्रैम से ही जाऊँगा। राज कपूर कभी बिस्तर पर नहीं सोते थे, हमेशा जमीन पर सोया करते थे। कपूर खानदान पर बहुचर्चित किताब द कपूर्स द फर्स्ट फैमिली ऑफ इंडियन सिनेमा लिखने वाली मधु जैन लिखती।
राज कपूर जहां भी जाते थे वो होटल की पलंग का गद्दा खींचकर जमीन पर बिछा लेते थे। इसकी वजह से वो कई बार मुसीबतों में फंसे। लंदन के मशहूर हिल्टन होटल में जब उन्होंने ये हरकत की तो होटल के प्रबंधकों ने उन्हें चेताया कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन जब उन्होंने दोबारा वही काम किया तो उन्होंने उन पर जुर्माना लगा दिया। वो 5 दिन उस होटल में रहे और उन्होंने खुशी खुशी रोज पलंग का गद्दा जमीन पर खींचने के लिए जुर्माना दिया। राज कपूर अपनी फिल्मों में अक्सर वो सब कुछ दिखाते थे जिससे वो खुद गुजर चुके होते थे। राज कपूर अपने बारे में खुद कहा करते थे कि वो नग्नता के उपासक हैं। इसके लिए वो अक्सर उर्दू का एक शब्द इस्तेमाल करते थे, मुकद्दस उरिया, यानी पवित्र नग्नता। और इसका कारण वो बताते थे कि वो बचपन में अपनी माँ के साथ नहाया करते थे। उनकी बेटी ऋतु नंदा उनके बचपन का एक और किस्सा सुनाती है। पापा जब आई थिंक 1.5-2 साल के होंगे तो एक जगह थी जहाँ पे रात को बैठकर लोग चने बेचते थे। तो एक दिन वो नीचे उतर के चना लेने पूछ गए, वो पैसे वैसे तो थे नहीं, तो चने वाले को देखते रहे ना, तो उन्होंने एक शर्ट पहनी थी और नीचे कुछ नहीं पहना था। तो वो चने वाली ने उनसे मस्ती की और बोला, अच्छा तुम अपनी शर्ट उठाओ और एक बोल बना, मैं तुम्हें चना देती हूँ। तो उन्होंने उसे चना दे दिया। और फिर बहुत साल बाद जब उन्हें समझ आई कि क्या हुआ, तो ये उनका तजुर्बा बन गया और उन्होंने इसको भी बॉबी में इस्तेमाल किया। बॉबी में एक सीन है कि लाइब्रेरी में डिम्पल बैठी है, पढ़ रही है और ऋषि जी उन्हें शीशा से डिस्टर्ब करते हैं और इवेंचुअली वो गुस्से होके बाहर आ जाती है। और जब बाहर आते हैं वो चलने लगते हैं, ऋषि कहता है कि चलो हम कॉफी पीने जाती है, जिसे भी चना खाने जाते हैं। वो चना became a sort of a sex symbol for him। हम तुम एक कमरे में बंद हो जाएंगे। उनकी फिल्म बॉबी में एक सीन है जब ऋषि कपूर पहली बार डिम्पल कपाड़िया से मिलने उनके घर जाते हैं। राज कपूर ने नरगिस के साथ हुई अपनी पहली मुलाकात को हूबहू सिनेमा के पर्दे पर उतार दिया था। मधु जैन लिखती है। उन दिनों नरगिस बड़ी स्टार बन चुकी थी, जबकि राज कपूर केदार शर्मा के असिस्टेंट मात्र थे। वो किसी काम से नरगिस की माँ जद्दन बाई से मिलने उनके मरीन ड्राइव वाले घर पर गए। जब राज कपूर ने घंटी बजाई तो नरगिस पकौड़े तल रही थी। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो अनजाने में उनका बेसन से सना हाथ उनके बालों से छू गया। राज कपूर ने नरगिस की उस छवि को पूरी उम्र याद रखा और जब उन्होंने बॉबी बनाई तो उन्होंने ऋषि और डिम्पल पर हूबहू वही सीन फिल्माया। ऐसा हुआ था जब एक निर्माता निर्देशक शाहिद लतीफ ने, जो उस समय इस्मत चुगताई के पति हुआ करते थे, नरगिस को प्रपोज कर दिया। मधु जैन लिखती हैं कि एक बार राज कपूर ने खुद बताया था, हम दोनों एक पार्टी में जा रहे थे, हमें देर हो रही थी। जब मैं नरगिस के पास गया तो उनके हाथ में एक कागज था। मैंने उनसे पूछा कि ये क्या है। उन्होंने कहा कुछ नहीं। और ये कहते कहते उन्होंने वो कागज फाड़ डाला। जब हम दोनों कार के पास पहुंचे तो मैंने नरगिस से कहा, मैं अपना रुमाल भूल आया हूँ। मैं कमरे में वापस गया, तब तक नौकरानी कमरे में झाड़ू लगाकर कागज के टुकड़ों को वेस्ट पेपर बास्केट में डाल चुकी थी। अगले दिन मैंने बहुत जतन से उन कागज के टुकड़ों को जोड़ा और तब मुझे पता चला कि एक निर्माता ने चिट्ठी लिखकर नरगिस को प्रपोज किया है। मैंने इस पूरे दृश्य को हूबहू संगम फिल्म में फिल्माया। जब राज कपूर और नरगिस का ब्रेकअप हुआ तो राज ने उसे बहुत बुरी तरह से लिया। उनकी पत्नी कृष्णा कपूर ने बनी रेवन को बताया था कि कई रातों तक राज कपूर बहुत देर से घर लौटते थे। उन्होंने शराब पी रखी होती थी। वो अपने टब में लेटकर बुरी तरह से रोया करते। मुझे पता था कि वो नरगिस के लिए रो रहे हैं। शराब से राज कपूर का एक खास रिश्ता हुआ करता था। रणधीर कपूर बताते हैं कि वो हमेशा जॉनी वॉकर ब्लैक लेवल पिया करते थे, वो भी लंदन से खरीदी हुई ब्लैक लेवल विस्की। मधु जैन अपनी किताब में ऋषि कपूर को कहते हुए बताते, राज कपूर अपनी ब्लैक लेवल विस्की के लिए बहुत पॉजिटिव थे। वो अक्सर पार्टियों में भी जाते थे तो अपनी शराब घर से लेकर जाते थे।
शराब देने में भी वो एक तरह की जाति व्यवस्था का पालन करते थे। लंदन में खरीदी हुई ब्लैक लेबल को वो खुद पीते थे और अपने बहुत ही खास लोगों को पिलाते थे। तनुजा उनमें से एक थी। दुबई से खरीदी हुई ब्लैक लेबल वो अपने दूसरे दोस्तों के लिए रखते थे और आखिर में दिल्ली और मुंबई से खरीदी हुई ब्लैक लेबल उनके बेटों के हिस्से में आती थी। रणधीर कपूर को बहुत बुरा लगता था कि तनुजा को तो लंदन में खरीदी हुई विस्की मिल रही है और उन्हें भारत में खरीदी हुई। पूरी दुनिया की अपनी फिल्मों से लोहा मनवाने वाले राज कपूर बचपन में रेलवे इंजन ड्राइवर बनना चाहते थे और इसका उन्होंने एक कारण भी बताया। बचपन से अगर मैं कहूँ मैं क्या बनना चाहता था तो आप हंसेंगे, लेकिन शायद मुझ जैसे लाखों बच्चों की तब यही ख्वाहिश होती है जब वो ट्रेन में सफ़र करते हैं तो वो इंजन ड्राइवर बनना चाहते हैं। जब पृथ्वीराज जी के साथ बम्बई गए, बम्बई से पेशावर जाना होता था तो ट्रेन में जाते थे, कलकत्ते से जाते थे तो वहाँ बड़ी नामी ट्रेनें चलती थी, फ्रंटियर मेल हुआ, तूफान मेल हुआ, तो उनके इंजन ड्राइवर जो है बड़े नामी माने जाते थे कि साहब वो अंग्रेज़ लोग तब काम किया करते थे और वो इंजन चलाया करते थे, बड़े बड़े इंजन होते थे। तो थर्ड क्लास के डिब्बे में से लपक के जाके सीधा जहाँ स्टेशन आया नहीं के इंजन के सामने खड़े हो गए और वहाँ देखते रहे। हाँ, खुशकिस्मत था कि नीली आंखें, गोरा रंग सा था, तो वो इंजन ड्राइवर लोग कुछ समझ के कि भाई किसी अंग्रेज़ का बच्चा है, मुझे अपने पास बैठा लेते थे। लिहाजा एक आध स्टेशन मैं इंजन में सफ़र किया करता था। सोचता हूँ क्यों, तो इंजन एक ताकत है, इंजन ड्राइवर उसका मुखिया है। तो इंजन ड्राइवर अगर बच्चे बनना चाहते हैं तो शायद साइकोलॉजिकली वो उनमें ये हो कि मैं अगाड़ी रहूं सबके, मैं एक लादे लिए चला जाऊं पीछे, हजारों की तादाद में लोग बाग हों और सबका बीड़ा मैं अपने सर पे उठा लूं, सब के बोझ में अपने पे उठा लूं या सबको मैं अपने साथ लिए उनके मुकामों तक पहुंचा दूं। अब ये सब तो नहीं कर पाया, लेकिन हाँ थोड़ा सा इतना चाहता हूं कि लोगों के दुख दर्द का बोझ मैं उठा लूं, उनकी नाखुशियों का, उनकी रोज़मर्रा की जो मुसीबतें हैं उन सबको मैं सिमट के अपने पास ले लूं और उनको खुशियां बांट के कहीं ना कहीं किसी मंजिल तक पहुंचा दूं। 1988 में उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जब वो सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम में पुरस्कार लेने पहुंचे तो अचानक उन्हें दमे का दौरा पड़ा। उस समय पत्रकार प्रदीप सरदाना वहां मौजूद थे। मुझे याद है 2 मई 1988 की बात है। तो मैंने देखा कि राज कपूर जी ने किसी आदमी को बुलाया जो वहाँ के ड्यूटी पे थे, उनको कहा कि जरा 1 मिनट आइए, और फिर वो उनको बाहर लेकर चले गए। करीब 8-10 मिनट बाद वो वापस आए तो बड़े कुछ हाँफते हुए आए। तभी मैंने देखा कृष्णा जी साथ में बैठी थी, उनके साथ एक ऑक्सीजन का सिलेंडर था, वो उन्होंने खोला और मास्क उनके मुंह पर लगाया, उनको ऑक्सीजन देनी शुरू कर दी। तभी देखा थोड़ी देर में मन से उनका नाम अनाउंस हो गया, घोषणा हुई उनके नाम की कि आए राज कपूर साहब और पुरस्कार लें अपना। तो राष्ट्रपति जी ने प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए खुद वो नीचे आए स्टेज से और उन्होंने वहीं उनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया। खैर उनको फिर जो बाहर ले गए, खुद वहाँ पहुँच गए, उनको पसीने आ रहे थे काफ़ी, मास्क उनको लगाया हुआ था वो। तो तभी जो राष्ट्रपति की जो डॉक्टर थी वो बाहर आ गई, तो उन्होंने उनको देखा तो वो उनको इंजेक्शन देने लगी। तो राज कपूर देखिए आप उस हालत में भी बड़े चेतन अवस्था में थे, तो उन्होंने उनको कहा कि रुकिए, आप क्या दे रही हैं मुझे? उनका ये सर डेरी फैलिन का इंजेक्शन दे रही हूँ। कहते वो तो मैं भी 2 घंटे पहले होटल से लेकर चला हूँ, फिर ले सकते हैं? उनका ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो स्ट्रेचर लेकर फिर अंदर आए तो राज कपूर बोले नहीं मैं स्ट्रेचर पर लेट कर नहीं जा सकता। मैं अच्छा कोई बात नहीं, आप उसमें बैठ जाइए, हम आपको ऐसे ले सकते हैं। फिर उस पर बैठ गए, फिर हम उनको लेकर एम्बुलेंस तक गए, उसके बाद जाकर हम एम्स हॉस्पिटल पहुंचे। एम्स में थोड़ी देर के लिए उनकी तबीयत सुधरी, लेकिन फिर वो कोमा में चले गए और 1 महीने बाद 2 जून 1988 को राज कपूर ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया।